वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हम इको 401 का शॉर्ट लेक्चर नंबर जो है वो 24 करने जा रहे हैं। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर न्यू है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, इसका नेम है वेलफेयर इकोनॉमिक्स कंटिन्यूड, यानी जो 23 लेक्चर नंबर था उसके आगे ये कंटिन्यू हो रहा है। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है द मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो मार्केट है उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ थोड़ा सा। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर शोज द फ्लो ऑफ गुड एंड फैक्टर्स बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। जो इनकम है यानी जो आपको कोई भी गुड्स जो है वो सेल करने से जो इनकम जनरेट हो रही है, मुनाफा हो रहा है, और एक्सपेंडिचर और जो उस पर आपके अखराजात लग रहे हैं उसका जो सर्कुलर फ्लो है वो शो क्या करता है कि जो फ्लो ऑफ गुड है और फैक्टर्स, गुड और फैक्टर्स का फ्लो को शो करता है हाउस होल्ड और फर्म्स के दरमियान में। फर्म जो होती हैं वो डिमांडर्स ऑफ द फैक्टर्स होती हैं, ठीक है ना। फर्म जो है वो डिमांड करती हैं एंड हाउस होल्ड आर द सप्लायर्स ऑफ द फैक्टर, जबकि हाउस होल्ड जो है वो सप्लाई करती है। फर्म जो है वो डिमांडर हैं और जो हाउस होल्ड हैं वो सप्लायर्स हैं। द डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में उन्होंने कहा कि जो डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो डिराइव डिमांड है। डिराइव डिमांड क्यों है? क्योंकि ये जो है वो गुड मार्केट से डिराइव्ड हुई है। जो डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो डिराइव डिमांड है, जैसा कि लेबर है, ठीक है ना। लेबर जो होता है वो भी डिराइव डिमांड है, डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये इसलिए डिराइव डिमांड है क्योंकि ये गुड मार्केट से डिराइव्ड हुई है। वो एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे कि जो डिमांड है लेबर की इंक्रीज़ होती है, ठीक है ना। जब आपने ज़्यादा गुड प्रोड्यूस करने हों तो आपको लेबर ज़्यादा चाहिए होती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो जब आपकी गुड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ करती है तो आपकी जो डिमांड है लेबर की वो भी इंक्रीज़ करती है, और जो फर्म है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा कोई क्वांटिटी में गुड अगर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए उसको ज़्यादा वर्कर, ज़्यादा लेबर चाहिए होंगे। तो ये है डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेयर क्या है? लेयर जो है वो एक ऐसा टाइम है जो वर्किंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है ना। ये एक ऐसा टाइम है जो कि लेबर जो है वो यूज़ करते हैं रिलैक्स करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, या सोने के लिए, या खाने के लिए। लेयर इज़ अ टाइम नॉट यूज फॉर वर्किंग और अर्निंग वेजेस, ठीक है ना। ऐसा टाइम है जो कि काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इट इज़ यूजली द टाइम दैट अ लेबर यूजेस फॉर रिलैक्सेशन। ये एक ऐसा टाइम है जो कि लेबर है, जो वर्कर है, लेबर जो है वो रिलैक्स करने के लिए, सोने के लिए इस्तेमाल करता है, रेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है, इसमें वो काम नहीं करता। मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क क्या है? जो मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क उसमें कह रहे हैं कि जो सप्लाई ऑफ आवर्स ऑफ लेबर इंक्रीजेस, जैसे कि जो है वो लेबर के आवर्स इंक्रीज़ होंगे, यानी लेबर के जो जितने घंटे वो काम कर रहा है वो बढ़ेंगे, तो जो उनका वेजेस रेट है यानी उनको सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। मतलब अगर वो ओवरवर्क करेंगे, मतलब ओवर टाइम लगाएंगे, तो उनकी सैलरी भी आपको मतलब उस हिसाब से इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा टाइम लगाया। जैसे उनके घंटे बढ़ते जाएंगे तो आपको उनको पे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। द रिलेशनशिप बिटवीन आवर्स प्रोवाइडेड बाय लेबर एंड वेज रेट इज़ पॉजिटिव। जो रिलेशनशिप है, जो घंटे दिए जाते हैं लेबर को और जो वेज रेट है उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। एंड द कर्व फॉर लेबर सप्लाई कर्व इज़ पॉजिटिवली स्टॉप। और जो कर्व है लेबर सप्लाई कर्व की वो भी पॉजिटिव है। ये जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों होती है? मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्किंग आवर्स की वजह से, ठीक है ना। मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क मतलब कि जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वर्किंग ऑफ लेबर फॉर वन एडिशनल यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि अगर वो एक्स्ट्रा जो है वो काम कर रहे हैं उस पर जो है वो वर्किंग ऑफ लेबर, उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट जो होगा वो मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ कर्व होगा। जो मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क है वो डिफाइन क्या करता है? सप्लाई कर्व फॉर लेबर, ठीक है ना। सप्लाई कर्व फॉर लेबर को डिफाइन करता है। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इज लेयर that the worker could have enjoyed during the time that have not been working. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ऑफ वर्किंग इज़ लेयर, यानी लेयर आपको बताया था कि ऐसा टाइम है जो वो वर्किंग के लिए इस्तेमाल नहीं करता, रिलैक्सेशन के लिए, स्लीप के लिए, ईटिंग के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। सप्लाई एंड डिमांड कर्व फॉर लेबर को क्या है? वो कह रहे हैं कि जो वेज रेट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर टू द फर्म एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द आवर्स वर्क। जो वेज रेट है, यानी अगर एक वर्कर ने, एक लेबर ने ओवर टाइम किया है, यानी एक्स्ट्रा आवर्स लगाए हैं, ठीक है,
तो उसका जो वेज रेट है, वेज रेट मतलब जो उसको आपको पे करना पड़ेगा, उसको जो सैलरी देनी पड़ेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द आवर्स वर्क, जितने घंटे उन्होंने काम किया है, यानी जितने एडिशनल आवर्स उन्होंने लगाए हैं, जितना ओवर टाइम उन्होंने लगाया, जितने आवर्स, तो उसके हिसाब से आपको उसका वेज रेट देना पड़ेगा। द डिमांड कर्व फॉर लेबर कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ वेज रेट लाइन्स एंड द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है ना, वो कह रहे हैं जो डिमांड कर्व है लेबर की, वो इंटरसेक्शन ऑफ वेज रेट लाइन और जो मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ लेबर का, उसके जो है वो प्रोपोर्शनल है। MRPL इज इक्वल टू MPP सबस्क्रिप्ट L मल्टीप्लाई बाय MRI। जो सबस्क्रिप्ट L है वो किस लिए स्टैंड होता है, लेबर के लिए, L फॉर लेबर, और जो सबस्क्रिप्ट I है वो स्टैंड होता है फॉर द गुड विच द लेबर हेल्प प्रोड्यूस। I उसलिए स्टैंड होता है कि वो जो गुड जो लेबर ने मदद की थी उनको प्रोड्यूस करने में, I उसके लिए स्टैंड होता है। यहाँ पर इन्होंने इसका जो है वो ग्राफ भी दिखाया हुआ है, ठीक है ना। एक तरफ जो है वो वेजेस हैं जिसको VI से शो किया हुआ है, आवर्स वर्कड HI से शो किया हुआ है, इंटरसेक्शन उन्होंने कहा था ना। यहाँ पर इनकम इफेक्ट डोमिनेट हो रहा है और यहाँ पर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट हो रहा है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। जो वैल्यू है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की, उसका फॉर्मूला जो है वो है VMP सबस्क्रिप्ट L इज इक्वल टू MPPL मल्टीप्लाई बाय PI। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू MRPL वेन P इज इक्वल टू MC, यानी इसमें जो P है वो MC के इक्वल है, बट अदरवाइज VMPL जो है वो ग्रेटर देन है MRPI की। वो अदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस कह रहे हैं कि लेबर और लैंड में जो है वो क्या इम्पॉर्टेंट जो है वो डिफरेंस है। कैपिटल इज़ द लेटर टू कैन बी परचेज बट लेबर कैन ओनली बी रेंटेड। जो कैपिटल है वो एक इज डैट द लेटर टू कैन बी परचेज। कैपिटल यानी एक ऐसा मतलब असासा है जो कि कोई भी परचेज कर सकता है, दो लोग भी जो है वो उसको परचेज कर सकते हैं, लेकिन जो लेबर है वो रेंटेड होता है, यानी लेबर के लिए आपको सिर्फ उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन जो कैपिटल है वो कैपिटल तो जो है वो एक मतलब ऐसी चीज़ है कि जो दो लोग भी परचेज उसको ख़रीदा जाता है, कैपिटल को ख़रीदा जाता है, जबकि लेबर जो है वो यानी जो लेबर तबका है उसको रेंट किया जाता है, रेंटेड होते हैं क्योंकि उनको आप पे करते हैं उनके काम के। अवेंट इज़ अ पीरियोडिक पेमेंट एज अ रिवॉर्ड फॉर हायरिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर दैट पीरियड। यानी रेंट जो है वो एक ऐसी पीरियोडिक पेमेंट है, एक रिवॉर्ड है फॉर हायरिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी आपने अगर कोई गुड प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए जो है वो आप जो हायर करते हैं फॉर रिवॉर्ड फॉर हायरिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, रिवॉर्ड जो आप हायर करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए वो रेंट है। यानी आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, रेंट पे लेते हैं तो आप उसकी पेमेंट करते हैं। अगर आपने एक दिन के लिए लिया, 2 दिन के लिए लिया तो वो रेंट है, वो पीरियोडिक पेमेंट है। नेक्स्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंटिंग। ठीक है, डिसीजन अबाउट परचेजिंग कैपिटल और लैंड आर ऑफन मेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। यानी अगर आपने कोई भी कैपिटल परचेज करना है या कोई ज़मीन खरीदनी है, लैंड खरीदना है, तो वो जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे जो है वो होता है। ठीक है ना, यानी इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ एन एसेट इज द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ नेट रिटर्न। यानी डिस्काउंटेड वैल्यू है नेट रिटर्न की दैट द एसेट जनरेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि एसेट जनरेट करता है वक्त के साथ साथ करने से, प्लस द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ इट्स डिस्पोजल वैल्यू और एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, उसमें से आपने डिस्काउंट करना है इसकी डिस्पोजल वैल्यू को एट द एंड ऑफ द पीरियड माइनस द इनिशियल परचेज कॉस्ट, उसमें से आपने इसकी इनिशियल जो परचेज कॉस्ट है उसको माइनस करना। फ्लो को शो करता है हाउस होल्ड और उसमें रेट ऑफ डिस्काउंट 10% है और फार्मूला है वो डिमांडर्स ऑफ द फैक्टर समीशन xi है ना, डिवाइड बाय डिमांड प्लस r सब्सक्रिप्ट हाउस होल्ड आर द सप्लायर्स ऑफ द इसकी प्रेजेंट हाउस होल्ड है वो सप्लाई मींस द अर्निंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। डिमांडर है ऐसे मतलब है कि सप्लाई अर्निंग हुई है इन्वेस्टमेंट करने से कोई भी है। आर जो है वो रेट ऑफ डिस्काउंट है और समीशन जो है वो सम ओवर आई ऑफ द डिस्काउंट। डिमांड क्यों है, क्योंकि ये जो है वो कहा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन, तो प्रेजेंट वैल्यू है मशीन की वो है 1000 4 साल जैसे कि लेबर के लिए 1000 है, लेबर जो होता है सोल्ड एज स्क्रैप के तौर पर ये सोल्ड हुई है ₹1000 एट द एंड ऑफ ईयर है, यानी 4 साल तक प्राइस जो है वो 1000 दे रहे हैं कि स्क्रैप के तौर पर जो है वो डिमांड है बेची गई है 1000 होती है।
ठीक है ना। जब आपने ज़्यादा गुड प्रोड्यूस करनी हो तो आपको लेबर ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो जब आपकी गुड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करती है तो आपकी डिमांड है लेबर की वो इंक्रीज करती है। जो फॉर्म है इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, इसमें ये होता है कि ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होते हैं प्रोडक्शन गुड अगर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए उसको ज़्यादा वर्कर ज़्यादा लेबर चाहिए। तो ये है डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेयर क्या है? लेयर जो है वो एक ऐसा टाइम है जो वर्किंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है ना। ये एक ऐसा टाइम है जो कि लेबर जो है वो यूज़ करते हैं रिलैक्स करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, या सोने के लिए, या खाने के लिए। लेयर इज़ अ टाइम नॉट यूज फॉर वर्किंग और अर्निंग वेजेस, ठीक है ना। ऐसा टाइम है जो कि काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इट इज़ यूजली द टाइम दैट अ लेबर यूजेस फॉर रिलैक्सेशन। ये एक ऐसा टाइम है जो कि लेबर है, जो वर्कर है, लेबर जो है वो रिलैक्स करने के लिए, सोने के लिए इस्तेमाल करता है, रेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है, इसमें वो काम नहीं करता। मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क क्या है? जो मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क उसमें कह रहे हैं कि जो सप्लाई ऑफ आवर्स ऑफ लेबर इंक्रीजेस, जैसे कि जो है वो लेबर के आवर्स इंक्रीज़ होंगे, यानी लेबर के जो जितने घंटे वो काम कर रहा है वो बढ़ेंगे, तो जो उनका वेजेस रेट है यानी उनको सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। मतलब अगर वो ओवरवर्क करेंगे, मतलब ओवर टाइम लगाएंगे, तो उनकी सैलरी भी आपको मतलब उस हिसाब से इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा टाइम लगाया। जैसे उनके घंटे बढ़ते जाएंगे तो आपको उनको पे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। द रिलेशनशिप बिटवीन आवर्स प्रोवाइडेड बाय लेबर एंड वेज रेट इज़ पॉजिटिव। जो रिलेशनशिप है, जो घंटे दिए जाते हैं लेबर को और जो वेज रेट है उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। एंड द कर्व फॉर लेबर सप्लाई कर्व इज़ पॉजिटिवली स्टॉप। और जो कर्व है लेबर सप्लाई कर्व की वो भी पॉजिटिव है। ये जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों होती है? मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्किंग आवर्स की वजह से, ठीक है ना। मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क मतलब कि जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वर्किंग ऑफ लेबर फॉर वन एडिशनल यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि अगर वो एक्स्ट्रा जो है वो काम कर रहे हैं उस पर जो है वो वर्किंग ऑफ लेबर, उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट जो होगा वो मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ कर्व होगा। जो मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क है वो डिफाइन क्या करता है? सप्लाई कर्व फॉर लेबर, ठीक है ना। सप्लाई कर्व फॉर लेबर को डिफाइन करता है। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इज लेयर that the worker could have enjoyed during the time that have not been working. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ऑफ वर्किंग इज़ लेयर, यानी लेयर आपको बताया था कि ऐसा टाइम है जो वो वर्किंग के लिए इस्तेमाल नहीं करता, रिलैक्सेशन के लिए, स्लीप के लिए, ईटिंग के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। सप्लाई एंड डिमांड कर्व फॉर लेबर को क्या है? वो कह रहे हैं कि जो वेज रेट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर टू द फर्म एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द आवर्स वर्क्स। जो वेज रेट है, यानी अगर एक वर्कर ने, एक लेबर ने ओवर टाइम किया है, यानी एक्स्ट्रा आवर्स लगाए हैं, ठीक है, तो उसका जो वेज रेट है, वेज रेट मतलब जो उसको आपको पे करना पड़ेगा, उसको जो सैलरी देनी पड़ेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द आवर्स वर्क, जितने घंटे उन्होंने काम किया है, यानी जितने एडिशनल आवर्स उन्होंने लगाए हैं, जितना ओवर टाइम उन्होंने लगाया, जितने आवर्स, तो उसके हिसाब से आपको उसका वेज रेट देना पड़ेगा। द डिमांड कर्व फॉर लेबर कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ वेज रेट लाइंस एंड द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है ना। वो कह रहे हैं जो डिमांड कर्व है लेबर की वो इंटरसेक्शन ऑफ वेज रेट लाइन और जो मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ लेबर का, उसके जो है वो प्रोपोर्शनल है। MRPL इज इक्वल टू MPP सबस्क्रिप्ट L मल्टीप्लाई बाय MRI। जो सबस्क्रिप्ट L है वो किस लिए स्टैंड होता है? लेबर के लिए, L फॉर लेबर। और जो सबस्क्रिप्ट I है वो स्टैंड होता है फॉर द गुड विच द लेबर हेल्प प्रोड्यूस। I उसलिए स्टैंड होता है कि वो जो गुड जो लेबर ने मदद की थी उनको प्रोड्यूस करने में, I उसके लिए स्टैंड होता है। यहाँ पर इन्होंने इसका जो है वो ग्राफ भी दिखाया हुआ है, ठीक है ना। एक तरफ जो है वो वेजेस हैं जिसको VI से शो किया हुआ है, आवर्स वर्कड HI से शो किया हुआ है। इंटरसेक्शन उन्होंने कहा था ना, यहाँ पर इनकम इफेक्ट डोमिनेट हो रहा है और यहाँ पर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट हो रहा है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। जो वैल्यू है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की, उसका फॉर्मूला जो है वो है VMP सबस्क्रिप्ट L इज इक्वल टू MPPL मल्टीप्लाई बाय PI, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू MRPL वेन P इज इक्वल टू MC, यानी इसमें जो P है वो MC के इक्वल है, बट अदरवाइज VMPL जो है वो ग्रेटर देन है MRPI के।
वो अदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस कह रहे हैं कि लेबर और लैंड में जो है वो क्या इम्पोर्टेंट जो है वो डिफरेंस है। कैपिटल इज़ द लेटर टू कैन बी परचेज बट लेबर कैन ओनली बी रेंटेड। जो कैपिटल है वो एक इज़ डैट द लेटर टू कैन बी परचेज। कैपिटल यानी एक ऐसा मतलब असासा है जो कि कोई भी परचेज कर सकता है, दो लोग भी जो है वो उसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो लेबर है वो रेंटेड होता है, यानी लेबर के लिए आपको सिर्फ उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन जो कैपिटल है वो कैपिटल तो जो है वो एक मतलब ऐसी चीज़ है कि जो दो लोग भी परचेज उसको ख़रीदा जाता है, कैपिटल को ख़रीदा जाता है। जबकि लेबर जो है वो यानी जो लेबर तबका है उसको रेंट किया जाता है, रेंटेड होते हैं क्योंकि उनको आप पे करते हैं उनके काम के। A rent is a periodic payment as a reward for hiring the factor of production for that period। यानी रेंट जो है वो एक ऐसी पीरियोडिक पेमेंट है, एक रिवॉर्ड है फॉर हायरिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी आपने अगर कोई गुड प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए जो है वो आप जो हायर करते हैं फॉर रिवॉर्ड फॉर हायरिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, रिवॉर्ड जो आप हायर करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए वो रेंट है। यानी आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, रेंट पे लेते हैं तो आप उसकी पेमेंट करते हैं। अगर आपने एक दिन के लिए लिया, 2 दिन के लिए लिया तो वो रेंट है, वो पीरियोडिक पेमेंट है। नेक्स्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंटिंग। डिसीजन अबाउट परचेजिंग कैपिटल और लैंड आर ऑफन मेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। यानी अगर आपने कोई भी कैपिटल परचेज करना है या कोई ज़मीन खरीदनी है, लैंड खरीदना है, तो वो जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे जो है वो होता है, ठीक है ना। यानी इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ एन एसेट इज़ द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ नेट रिटर्न। यानी एक डिस्काउंटेड वैल्यू है नेट रिटर्न की डेट द एसेट जनरेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि एसेट जनरेट करता है वक्त के साथ साथ, प्लस द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ इट्स डिस्पोजल वैल्यू, ठीक है ना। उसमें से आपने डिस्काउंट करना है इसकी डिस्पोजल वैल्यू को एट द एंड ऑफ द पीरियड, माइनस द इनिशियल परचेज कॉस्ट। उसमें से आपने इसकी इनिशियल जो परचेज कॉस्ट है उसको माइनस करना है। नेक्स्ट उन्होंने कोई एग्जांपल दी हुई है, उसमें रेट ऑफ डिस्काउंट 10% है और फार्मूला ये उन्होंने दिया PV इज इक्वल टू समीशन XI डिवाइड बाय 1 प्लस R सब्सक्रिप्ट I। जो PV है वो है इसकी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना। XI मीन्स द अर्निंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। उसमें XI मतलब है कि जो उसको अर्निंग हुई है इन्वेस्टमेंट करने से कोई भी ईयर में। R जो है वो रेट ऑफ डिस्काउंट है और समीशन जो है वो सम ओवर I ऑफ द डिस्काउंट अर्निंग, ठीक है। अब उन्होंने जो है वो कहा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन, जो प्रेजेंट वैल्यू है मशीन की वो है 1000, 4 साल के लिए 1000 है। एंड द सोल्ड एज स्क्रैप के तौर पर ये सोल्ड हुई है ₹1000 एट द एंड ऑफ ईयर 4। यानी 4 साल तक उसकी प्राइस जो है वो 1000 थी और वो स्क्रैप के तौर पर जो है वो बेची गई है 1000, ठीक है ना। तो आपने इसको सबको प्लस करना है, 1000 डिवाइड बाई 1.1 सब्सक्रिप्ट 1 प्लस 1000 1.1 सब्सक्रिप्ट 2, इन सबको प्लस करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स है, ठीक है। वो इसमें कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट है इसका मतलब ये है कि आपने इसमें ये होता है कि आपने स्टडीज़ करना है इकोनॉमिक प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होते हैं प्रोडक्शन में। यानी इकोनॉमिक प्रिंसिपल को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस